हेलो बच्चा लोग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका आपके खूबसूरत से चैनल गुप्ता ट्यूटोरियल्स जीटी पर। तो बच्चों, आज हम फिर से क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं आवेश, इसका एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। अब हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव की ओर ही जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग होगा। ये टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टेट बोर्ड नहीं है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, सीजी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कहीं का भी ऐसा कोई सा भी स्टेट नहीं है जिसमें ये गॉस का प्रमेय और गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग क्वेश्चन आता हो। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके जाऊंगा मैं। देखिए, गॉस का जो प्रमेय का अनुप्रयोग है, पहला आपने इससे पहले पढ़ा था कि गॉस के प्रमेय से कैसे कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति की। देखिए, वो भी अनुप्रयोग था, लेकिन अलग से ये 3 अनुप्रयोग इसलिए मेंशन किया जाता है क्योंकि पहले आप ये अनुप्रयोग एक विमा वाले आकृति पे लगाओगे। एक विमा वाली आकृति का मतलब ये है कि एक अनंत लंबाई चालक का तार होगा। अब इस अनंत लंबाई चालक के तार पे हम लगाएंगे गॉस का प्रमेय और निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर एक समतल चादर ले लेंगे जो कि वो भी अनंत समतल चादर होगा, और उस पे भी क्या निकालेंगे हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन किसके मदद से? गॉस प्रमेय के मदद से। ये 2 विमा वाली हो गई। तीसरी विमा वाली आकृति क्या होगी? आपके पास एक गोलीय चालक होगा बॉल की तरह, उस गोलीय चालक के ऊपर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएंगे बच्चों, लेकिन गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से। तो गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग से कैसे हम एक विमा वाली आकृति, 2 विमा वाली आकृति और 3 विमा वाली आकृति पे कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, आज हम यही देखने जा रहे हैं। आज नहीं, आज तो सिर्फ एक विमा वाली आकृति पे ही देखेंगे। अगला वीडियो जो आएगा वो 2 विमा वाली, और फिर उसके अगले वाली वीडियो पे 3 विमा वाली विद्युत आकृति पे बात करेंगे। तो आज का जो सेशन होगा वो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग तो है, लेकिन ये एक विमा वाली मतलब एक अनंत लंबाई चालक का तार होगा और हम उस पे लगाएंगे गॉस का प्रमेय और निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए डायग्राम देखते हैं। डायग्राम को बहुत अच्छे से क्लियर करिए आप। देखिए, ये है एक अनंत लंबाई चालक का तार जो कि कैसा है, पूरा का पूरा धनावेश से आवेशित है। ये पूरा धनावेश से क्या है बच्चों? आवेशित है। ठीक बात। अब चूंकि जो गॉस का प्रमेय होता है वो एक गॉसियन पृष्ठ होना जरूरी है, और गॉसियन पृष्ठ वो तब बनेगा जब वो पूरा बंद पृष्ठ हो। तो हम क्या करेंगे, बंद पृष्ठ तो ये है नहीं, ये अनंत लंबाई का चालक तार है। बंद पृष्ठ ये तभी बनेगा जब हम इसके बगल में इसी से मिलता हुआ एक क्या बना ले, बेलन बना ले। एक क्या बना ले बच्चों? बेलन बना ले, कुछ इस तरीके का। एकदम आराम से समझिए, 12th फिजिक्स बहुत इजी है, बस आपको समझना है। 11 से तो इजी है, मेरा मानना यही है। ठीक है, ये बेलन मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये बन गया एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ। तभी ना गॉस का प्रमेय लगाओगे, क्योंकि गॉस का प्रमेय लगाने का पहला शर्त ही है कि जो पृष्ठ है वो बंद होना चाहिए। तो बंद पृष्ठ ले लिया एक बेलन के रूप में। अब यहां से r दूरी पर वही बात, एक अल्प क्षेत्र ले लो ds, इसका नाम मैं दे देता हूं ds। एक्चुअली में मैं इसका नाम ds नहीं, इसका नाम देता हूं ds2। सुनिए क्यों। पहले बात करते हैं ds2 के बारे में कि ये क्षेत्र क्या लिया मैंने, ds2, जिसकी दिशा इधर है। ध्यान से समझिए। चलिए आप लोगों को एक बॉटल दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। ये है वो बॉटल, बेलन के तरीके का दिख रहा है आपको। देखिए, इस पे 3 सतह है, इस पे 3 जो क्षेत्र होंगे वो 3 तरीके से आप समझ सकते हो। एक क्षेत्र ये ऊपर का, जिसका दिशा कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। एक सतह ये है जिसका दिशा कहाँ होगा, नीचे की तरफ।
और एक सतह होगा ये, जिसका दिशा कहाँ होगा, इधर। तो यहाँ पे ही मैंने क्या माना है, DS2। तो ये क्या होगा, DS1, और ये क्या होगा, DS3। तो ये DS1, यहाँ पे जो क्षेत्र माना वो DS2 और DS3। अलग अलग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि तीनों का डायरेक्शन जो है, दिशा अलग अलग है। DS1 मतलब इसका दिशा ऊपर की तरफ, DS2 इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, और DS3 इसका डायरेक्शन इधर की तरफ। तो कुछ डायग्राम में भी हम ऐसा ही करते हैं। DS2 जो हो गया, इसका दिशा इधर। ये जो DS1 है, इसका दिशा हम कहाँ ले लेते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ। ये क्या है, DS1 वेक्टर। और ये नीचे किसका हो जाएगा, DS3 का। ठीक बात। चलिए, अब चूंकि ये फ्लक्स है, फ्लक्स कब होगा, जब इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं पास हो रही होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही होंगी। तो मैं एक रेखा इस सतह से लेता हूं, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र E। एक यहां से लेता हूं E। अब E का डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि E जो विद्युत बल रेखाएं हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं। ठीक है। और एक विद्युत क्षेत्र हो गया E यहाँ पे, क्योंकि वही बात बोल रहे हैं, E का डायरेक्शन चेंज नहीं हो, E ऐसे जा रही है। तो एक E इस सतह से, एक E इस सतह से, एक E इस सतह से। जा तो बहुत सारी रही हैं, लेकिन हमको अलग अलग सतह से एक एक बल रेखाओं का दिशा प्रदर्शित करना है, दिखाना है। अब ध्यान से ये देखेंगे, जो फ्लक्स होता है फाई E टोटल इंटीग्रल EDS cos थीटा। ये फिर से वही बात कर रहा हूँ, ये सब पुरानी चीजें हैं, फिर भी देखिए आप, थीटा किसके किसके बीच का कोण है, E और DS। लेकिन DS यहाँ कितने भाग में है, अब DS1, DS2 और DS3। अब सवाल ये उठता है कि जो DS1 वाला पार्ट है, ये यहाँ पे थीटा कितना डिग्री होगा, DS2 पे जो थीटा है वो कितना डिग्री होगा, और DS3 पे जो थीटा बनेगा वो कितना डिग्री होगा। तो ध्यान दीजिए, DS1 का डायरेक्शन ऊपर, E इधर। तो यहाँ थीटा कितना बना बच्चों, यहाँ थीटा बन रहा है 90 डिग्री। ध्यान दीजिए, E इधर, ये इधर, E इधर, D इधर। तो यहाँ भी थीटा कितना बना, 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे थीटा कितना बना, यहाँ पे बना 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे E भी सेम डायरेक्शन में और DS भी सेम डायरेक्शन में, मतलब E समानांतर DS2। यहाँ पे क्या है, E लंबवत DS3, DS3 E, DS1 E। तो यहाँ भी E लंबवत DS1। तो यहाँ पे 90 डिग्री बना, यहाँ पे 0 डिग्री बना, और यहाँ पे 90 डिग्री। तो DS1 के लिए कितना लिखें, 90 डिग्री, DS2 के लिए 0 डिग्री, और DS3 के लिए जो थीटा बना वो कितना बना, ये बना 90 डिग्री। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज का पूरा व्यंजक डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखिए, चूंकि जो कुल फ्लक्स होता है फाई E, वो कितना होता है, टोटल इंटीग्रल E डॉट DS। और जो ये E डॉट DS है, डॉट प्रोडक्ट जब टूटेगा तो डॉट प्रोडक्ट किस में चला जाएगा, अरे मच्छर हट जा, EDS cos थीटा। ठीक है। सवाल ये उठता है कि क्या ये EDS ही रहेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ DS1 भी है, DS2 भी है, DS3 भी है। तो मैं ये EDS को 3 पार्ट में तोड़ देता हूँ, DS1 में, DS2 में और DS3 में, और तीनों को जोड़ देता हूँ। ठीक है। देखिए, टोटल इंटीग्रल ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस इंटीग्रल लिखिए या टोटल इंटीग्रल भी लिखिए, EDS1 cos थीटा प्लस टोटल इंटीग्रल EDS2 cos थीटा
और प्लस टोटल इंटीग्रल ई ds3 cos थीटा। अब तो इजी हो जाएंगी चीज़ें। ई ds1, थीटा कितना है ds1 के लिए 90 डिग्री, तो टोटल इंटीग्रल ई ds1 cos 90 प्लस टोटल इंटीग्रल ई ds2, यहाँ पे कितना है 0 डिग्री, तो ये हो गया cos 0 डिग्री प्लस टोटल इंटीग्रल ई ds3 cos, ये भी कितना है 90 डिग्री। अब देखिए जो cos 90 है इसका वैल्यू कितना होता है 0, और ये भी कितना होता है 0। cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 0 है तो ये पूरा 0, ये cos 90 0 तो ये भी पूरा 0, बचेगा क्या सिर्फ ये, क्योंकि cos 0 का मान कितना है 1, तो cos 0 1, बचेगा सिर्फ इतना। मतलब इक्वल टू में मैं लिखूंगा सिर्फ टोटल इंटीग्रल ई ds2 और cos 0 कितना हो गया 1, तो 1 को लिखने से कोई मतलब नहीं है। ये क्या आ गया बच्चों फाई ई का मान। ध्यान दीजिए, अब d के साथ एडिशनल फंक्शन क्या है s2, मतलब ds2, सॉरी d के साथ एडिशनल फंक्शन s2 है, होल फंक्शन में क्या s है क्या नहीं, तो वही बात e को निकाल लीजिए बाहर कांस्टेंट मान के। टोटल इंटीग्रल क्या हो गया ds2, ये हो गया फाई ई, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल इंटीग्रल ds2 क्या है ds2 अल्प क्षेत्र, ds2 क्या है अल्प क्षेत्र किसका, इस बेलन का, किसका बेलन का, और उसी के सामने मैंने क्या लगाया है टोटल इंटीग्रल, तो क्या लिखूंगा बेलन का क्षेत्रफल। मतलब सिर्फ ds2 था तो वो अल्प क्षेत्र था बेलन का, लेकिन टोटल इंटीग्रल ds2 मतलब बेलन का कुल क्षेत्रफल, जो कि मैथ्स के भाषा में कितना होता है बच्चों, वो होता है 2 पाई RL। तब समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 क्या है, फाई ई बराबर ई इंटू और टोटल इंटीग्रल ds2 कितना है 2 पाई RL, इसको दीजिए समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिए फिर से वही बात, ये मैं मिटा देता हूं, अगर आपको कुछ नोट करना हो, ये नीचे का डायग्राम नहीं मिटा रहा, नोट कर लीजिए। चलिए आगे ध्यान दीजिए, ये आ गया समीकरण 2। चूंकि ये क्या है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो आप गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग तो लगाओगे ना, तो वही लिखना है। तब गॉस प्रमेय से डायरेक्ट लिखिए कितना फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दे दीजिए इसको समीकरण नंबर 3। देखिए ये भी फाई ई है, ये भी फाई ई है, मतलब इतना इक्वल टू इतना मैं आराम से लिख सकता हूँ। तब लिखोगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से 2 कितना है इतना e इंटू 2 पाई RL, और 3 कितना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, e को छोड़ दो यहीं पे, 2 पाई RL जब इधर जाएगा तो पूरा अरेंज करके कितना लिख सकते हैं 1 अपॉन, या डायरेक्ट लिखते हैं Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। देखिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पहले से था इधर, 2 पाई RL इधर आया तो 2 पाई RL, ठीक है। ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, लेकिन ये फाइनल केस बुक में नहीं लिखा होता, लिख सकते हो लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चेंजेस हम ये कर सकते हैं। देखिए एक टॉपिक है छोटा सा, शायद बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ याद नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए आप
टॉपिक का नाम है आवेश घनत्व। आवेश घनत्व, ये जो आवेश घनत्व है बच्चों, 1D मतलब 1 वीमा, 1D का मतलब 1 वीमा, 2D का मतलब 2 वीमा और 3D का मतलब 3 वीमा। आवेश घनत्व 1 वीमा वाले के लिए शो किया जाता है किससे? आवेश घनत्व को लेम्डा से। मतलब अगर देखिए ये अनंत लंबाई का चालक तार 1 वीमा का है, तो उसके लिए जो 1 वीमा के लिए आवेश घनत्व का सिंबल होगा, चिन्ह होगा दर्शाने का, वो होगा लेम्डा। और लेम्डा इक्वल टू होगा Q/L, मतलब आवेश बटा L। L क्यों लिए? क्योंकि पूरे की लंबाई कितनी है? L। जो 2 वीमा वाली आवेश घनत्व का सिंबल होगा, सांकेतिक चिन्ह, उसको दर्शाते हैं हम लोग सिग्मा से, और सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। देखिए यहाँ L है, यहाँ A है। L क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये 1 वीमा है। L सिर्फ L है लंबाई। A क्यों ले रहा हूँ यहाँ? क्योंकि ये 2 वीमा है। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल, एरिया A, तो ये 2 वीमा का सूत्र बना। और 3 वीमा वाले आवेश घनत्व का जो सांकेतिक चिन्ह होता है वो होता है रो। रो इक्वल टू होगा Q/V। V मतलब वॉल्यूम, आयतन, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तीनों होगा यहाँ पे। तो ध्यान देंगे, जब 1 वीमा वाले आवेश घनत्व की बात आएगी तो लेम्डा इक्वल टू Q/L। जब 2 वीमा वाले आवेश घनत्व की बात आएगी तो सिग्मा इक्वल टू Q/A। और जब 3 वीमा वाले आवेश घनत्व की बात आएगी तो रो इक्वल टू Q/V। तो ये आप एक जगह नोट कर लीजिए, आवेश घनत्व टॉपिक डाल के। मैं ये मिटाता हूं तब तक के लिए, ठीक है? लिख लिए? चलिए, ध्यान दीजिए, ये आया है इतना। तो यहां देखिए Q/L, Q/L 1 वीमा वाले आवेश घनत्व को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं? तो E इक्वल टू क्या लिख सकते हो? ध्यान दो, Q/L के जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं लेम्डा। तो क्या हो जाएगा? लेम्डा अपॉन 2πε0r, 2πε0r। तो यही है अनंत लंबाई सीधे आवेशित तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, आप नीचे लिखोगे। मैंने देखो उस पहले भी बताया है बहुत जगह कि जब भी आप कोई डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हो, व्यंजक बना रहे हो, तो ये टॉपिक लास्ट में लिखा करो। जैसे ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया फाइनल, तो आप इसको क्या लिखो? अतः यही अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये पूरा समझ में आया होगा। बहुत इजी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो भी कोई फॉर्मूला आता है लास्ट में, आप उसको नोट करके और दीवार में चिपका लीजिए घर पे। जैसे एक चार्ट पेपर ले लीजिए 10 रुपए का, उसको आधा आधा फाड़ लीजिए ऐसे, और एक पार्ट में पूरा जो भी अक्षीय, निरक्षीय, गॉस का प्रमेय, विद्युत फ्लक्स, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विमीय सूत्र, एसआई मात्रक, जो भी लिख रहे हो उसको पूरा एक साइड केवल फॉर्मूला लिखो, और विमीय सूत्र और विद्युत एसआई मात्रक एक साइड, उसका थोड़ा थोड़ा जो कॉन्सेप्ट वाला चीज है, छोटा थोड़ा बहुत, उसको उस आधे चार्ट पेपर में लिखो और उसको दीवार में बच्चों चिपका लो। एक चैप्टर का 2 चार्ट पेपर में आधा आधा करके लिखोगे आप, बस उसी को रोज रिवाइज करो। देखो आपका फिजिक्स कितना बेहतरीन हो जाएगा। बस समझ समझ के रिवाइज करो, बहुत क्लियर होगा आपको। और एक चीज लिख लिख के पढ़ो आप लोग, ठीक है? कोई भी डेरिवेशन बना रहे हो तो लिखो, समझो, पढ़ो, लिखो, समझो, पढ़ो। ऐसा नहीं कि हाँ पन्ना पलट लिया, देख लिया, समझ में आ गया, बन जाएगा एग्जाम में। ऐसा नहीं बनता है, मिक्स हो जाता है। तो आप उसको लिख लिख के पढ़िए, खूब लिखिए, खूब मेहनत करिए। मतलब मेरा मानना है कि जो नया है, नया टॉपिक पहली बार पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद उसको कम से कम 4 से 5 बार लिखना चाहिए एक एक डेरिवेशन को।
तो उसको सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो आज बस इतना ही करेंगे। आगे कल देखेंगे, ये 1 बीमा वाला था 1D वाला, कल देखेंगे 2D 2 बीमा वाला, फिर उसके अगले बार 3D का 3 बीमा वाला देखेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका फाइनली समाप्त। कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे वो करा दिया जाएगा आपको, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में काम आएंगे आपको। एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो पेरेंट्स के लिए है, सभी पेरेंट्स से एकदम स्पेशली हम्बल रिक्वेस्ट है कि देखिए आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है ये चीज़ आप एकदम अप टू डेट एक एक दिन देखा करिए। दूसरी बात, अगर आप उसको कहीं ट्यूशन भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या अगल बगल किसी पड़ोसी में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ का भी अपडेट देखा करिए। और इसके अलावा जो तीसरी इम्पोर्टेंट बात है कि सब के अलावा, इन सब के अलावा बच्चे को 1 से 1.5 घंटे लेके बैठना, चाहे वो क्लास 1 से लेके क्लास, मेरा मानना है 12th तक का क्यों ना हो, आपको 1 घंटा बच्चे को लेके बैठिए, थोड़ा बच्चों से बात करिए, अप टू डेट लीजिए। इससे उनके जनरल ग्रोथ में, एजुकेशन का जो जनरल ग्रोथ होता है बहुत हेल्प होता है ना। खुल के बात करिए बच्चों से। और दूसरी बात जो है वो बच्चों के लिए है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो हर चीज़ को नोट्स कॉपी अच्छे से कंप्लीट करिए, जो भी पढ़ाते हैं वो अच्छे से समझिए। अगल बगल आप ट्यूशन कहीं पढ़ रहे हो या किसी पड़ोसी से या किसी से भी पढ़ रहे हो आप पर्सनली, तो आप उससे समझिए चीज़ों को, रट के घर मत आइए बच्चों। ठीक है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात उनके लिए भी है, बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट बात है एक तीसरी, कि पेरेंट्स और टीचर जो बोल रहे हैं उनका कहना मानिए बच्चों। नहीं मानिएगा तो आपका फ्यूचर बहुत खतरे में चला जाएगा। ये मैं आपको बहुत एकदम हम्बल रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ। ठीक है, बस आज का ज़्यादा क्लास लंबा नहीं करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।